अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल थी। मेरे सारे दोस्त इसी उम्र के थे। एक रोज़ हम शिकार को निकले। हम दौड़ दौड़ कर थक गए तो हमें भूख लगने लगी। हमने पानी तलाश किया और खाना खाने बैठ गए। अभी हमने खाना शुरू किया ही था कि हमें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। वो ऐसे भौंक और कुर्रा रहे थे जैसे उन्होंने कोई शिकार देख लिया हो। मैं और मेरे दोस्त उठे और कुत्तों की तरफ गए तो देखा कि हमारे 3 कुत्ते मिट्टी की पहाड़ी के दहाने के पास थे और कुत्ते दहाने की तरफ अपना मुंह ले जाते और भौंक कर पीछे हट जाते थे। इसका मतलब ये था कि दहाने के अंदर कोई ऐसा दरिंदा था जिससे कुत्ते डरते थे। मैं कुल्हाड़ी लेकर दहाने तक गया और बैठकर अंदर देखा। अंधेरे में मुझे कुछ नजर न आया। मैंने कुल्हाड़ी अंदर करके हिलाई तो अंदर से किसी ने कुल्हाड़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि मेरे हाथ से निकल गई। मैं फौरन पीछे हट गया। 2 कुत्ते आगे जाने लगे तो कुल्हाड़ी का फल दहाने से निकल आया और दाएं बाएं जोर जोर से हिलने लगा। कुत्ते पीछे आ गए। हम जिनों और चुड़ैलों के वजूद को बरहक मानते थे। मैं और मेरे दोस्त डर गए कि ज़रूर ये कोई जिन है। लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर जिन होता तो अब तक हमको और हमारे कुत्तों को ख़त्म कर चुका होता। हो न हो ये कोई इंसान ही था। ये सोचकर मैं और मेरे तीनों दोस्त 2-2 की टुकड़ी में दहाने के दाएं बाएं खड़े हो गए और जैसे ही कुल्हाड़ी दोबारा बाहर आई हमने कुल्हाड़ी पकड़ी और खींचने लगे। इसके साथ ही 2 इंसानी हाथ बाहर आ गए जिन्होंने कुल्हाड़ी को मजबूती से थाम रखा था। जब हमने उसे हाथ थाम कर बाहर खींचा तो वो एक 12-13 साल का लड़का था, देहाती सा। वो खौफ से कांप रहा था और रो रहा था। मेरे दोस्तों ने कुत्तों को काबू कर लिया। मैंने लड़के को अपने साथ चलने को कहा तो वो मेरे पाँव में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, तुम मुझे मारोगे, अपने अल्लाह के वास्ते मुझे भाग जाने दो, वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे उल्टा लटकाकर मार डालेंगे, मुझे भाग जाने दो। हमने उसे बहुत तसल्लियाँ दी और कहा कि हमारे हाथ से तुम्हें कोई पकड़कर नहीं ले जा सकता, किसी की जुर्रत नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगाए। उसने खद्दर की छोटी सी चादर बांध रखी थी और खद्दर का बहुत पुराना कुर्ता था और सर पर खद्दर ही का 1-1.5 गज साफा लपेट रखा था। पाँव से नंगा था, चेहरा लाश की तरह बेरंग और आंखें खोपड़ी में उतरी हुई थीं। वो डर से और सर्दी से कांपता हुआ हमारे साथ चल पड़ा। हमने उसे अपने दोस्तों में जा बिठाया। वो खाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। लड़के को भी हमने खाने पर बिठा लिया। 3-4 मिनटों में वो इतने मोटे मोटे पराठे और कोई आधा सेर गोश्त खा गया। खाते वक्त उसने सर भी ऊपर नहीं उठाया। खाने के फौरन बाद वो ज़रा परे होकर पीठ के बल लेट गया और 1 सेकंड में गहरी नींद सो गया। वो ज़रूर बहुत दूर से आया था और 3-4 दिनों का भूखा लगता था। हमने आपस में ये फैसला किया कि इसे अपने गांव में ले चलेंगे और अगर लावारिस हुआ तो उसे गांव में ही रख लेंगे। उसने नींद में बोलना शुरू कर दिया, तुम हिसाब करो, ये कमोबेश 70 साल पुरानी बात है, फिर भी मुझे उसकी ख्वाब की बातें आज भी याद हैं। वो ना सर जोर जोर से दाएं बाएं हिलाता था और कहता था, ना मारो, इसको ना मारो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, देखो लोगो, मेरी बहन को मारते हो, छुड़ाओ ना, छुड़ाओ ना। फिर उसने ख्वाब में रोना शुरू कर दिया और फिर चुप हो गया। वो बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। कुछ देर बाद वो फिर ऐसी ही बातें करने लगा और फिर रोकर चुप हो गया। हमने उसे जगाया नहीं। सब कहने लगे कि इसे नींद पूरी करने दो। हम बहुत थक गए थे, सब सो गए। मेरा ख्याल है कि 3 घंटे हम सोए रहे। मुझे उस लड़के ने जगाया और आहिस्ता से कहने लगा, सब सो रहे हैं, मैं भाग जाऊं? उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं नहीं भागा तो वो आ जाएंगे और वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम भागो नहीं वरना पकड़े जाओगे, हमारे पास रहे तो कोई खतरा नहीं। मैंने अपने दोस्तों को जगाया और गांव की तरफ चल पड़े। लड़का भी हमारे साथ चल पड़ा। रास्ते में हमने उससे नाम पूछा। मोहम्मद आलम, मुझे आलमा कहते हैं, उसने बताया। कोई तुमसे पूछे कि आलमा इधर तो नहीं आया, तुम कहना कि हम आलमे को नहीं जानते। उसने अपने गांव का नाम भी बताया। वो छोटा सा गांव था जिसे उस वक्त ढोक कहते थे। अरसा हुआ वो गांव उजड़ गया है। हम अपने गांव में आए। मैं आलिम को अपने घर ले आया। अपना जमींदार अच्छा था, माल मवेशी भी ज़्यादा थे, 2 नौकर मौजूद थे, एक और रखा जा सकता था। गांव के नौकर 2 वक्त की रोटी, ज़रूरत के मुताबिक कपड़ा,
ईद पर नया जोड़ा और सर छुपाने के लिए जगह मांगते थे। पैसे दे दिए तो उन्होंने ले लिए, मांगते नहीं थे। हमारे नौकर घर के फर्द बन जाते थे, हम उनकी शादी भी करा देते थे। अब वो बात ही नहीं रही। मेरे वालिद साहब मरहूम ने आलिम को घर रखने की इजाज़त दे दी। वो बहुत थका हुआ था। मैंने उसे बिस्तर में सुला दिया। शाम के बाद वो जागा। मेरे दोस्त आ गए। आलिम को हमने दरमियान में बिठा लिया और पूछा कि वो घर से क्यों भागा है। उसने कुर्ता ऊपर किया। चादर का एक पल्लू खोलकर उसने रुपए के 11 सिक्के और 5 रुपए का एक नोट निकालकर हमें दिखाया। कहने लगा कि ये एक घर से चोरी किए थे। घर वालों को इस पर शक हुआ और उसे पकड़ने आए। आलिम को पहले पता चल गया। वो छत पर चढ़ गया और पिछवाड़े से कूदकर भाग आया। लोगों को उस वक्त पता चला जब वो बहुत दूर निकल गया था। वो जमाना टट्टुओं और घोड़ों का था। गांव कितना ही छोटा क्यों ना हो, 3-4 घोड़े जरूर होते थे। आलिम के पीछे 2 घोड़े दौड़ाए गए। वो इलाका हमारे इलाके से ज्यादा पहाड़ी था। आलिम एक चट्टान पर चढ़ गया और बेरियों की झाड़ियों में लेट गया। दोनों घुड़सवार उसके नीचे से गुजर गए। वो नशे में जाकर नजरों से ओझल हो गए तो आलिम दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। इलाका ऐसा था कि उसे कोई भी न देख सका। वो खड्डों और नालों में छुप छुप कर चलता रहा। इसे एक जगह से बहुत दूर घोड़े वापस जाते दिखाई दिए। वो अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था। सारे दिन चलता रहा और शाम के बाद एक गुफ में सो गया। सूरज निकलने के बाद जागा और फिर चल पड़ा। इसे जहाँ कोई गांव नजर आता वहां से दूर चला जाता था। भूख और थकन ने उसकी जान निकाल दी थी। रास्ते में उसने कई खेतों में छुपोलिया देखा, लेकिन इस डर से करीब ना गया। किसी ने पकड़ लिया तो पैसों की चोरी भी पकड़ी जाएगी। 12-13 साल की उम्र होती ही क्या है। इस उम्र में बच्चे माओं की गोदियों में खेलते हैं। ये बच्चा ऐसी सर्द रातों में जगह जगहों में सोता रहा जहाँ भेड़िए और सांप होते हैं। वो बहुत डरता था, लेकिन पकड़े जाने का डर ज्यादा था। वो रोता रहा और चलता रहा। जब टांगे जवाब देने लगी तो थोड़ा सा चलकर कहीं छुपकर बैठ जाता। फिर एक और रात आ गई जो उसने एक और गुफा में गुजारी। तीसरा दिन चढ़ा। अब तो उससे उठा भी ना जाता था। भूख, थकन और सर्दी ने उसे लाश बना दिया। वो बहुत देर धूप में बैठा रहा। जिस्म जरा गर्म हुआ तो चल पड़ा। गिरते पड़ते, कदम घसीटते वो इस बरसाती नाले में से गुजर रहा था जहाँ हमारे कुत्ते फिर रहे थे। हम वहां से जरा दूर ही बैठे थे। आलिम उस तरफ जा रहा था जो हमें वहां से नजर नहीं आती थी, इसीलिए उसने हमें नहीं देखा। वहां आकर वो इस जगह छुप गया जहां से मट्टी की पहाड़ी कटी हुई थी। उसकी थकन का अब ये हाल था कि वो एक कदम भी नहीं चल सकता था। वो बैठ गया। हमारा एक कुत्ता घूमते फिरते उसके पास गया तो उसने डरकर कुत्ते को पत्थर मारा। यह हमारा लड़ाका कुत्ता था। उसे गुस्सा आया और वो आलिम पर गुर्राया। आलिम से चला नहीं जाता था। वो बच्चा था। वो दूध पीते बच्चों की तरह घुटनों के बल दौड़ पड़ा। कुत्तों को इससे शक हुआ कि ये कोई जानवर है। वो इसके पीछे गए। करीब कार का दहाना था। आलिम इसमें घुस गया। कुत्ते कार के मुंह में जाने लगे तो आलिम ने इन्हें डराना शुरू कर दिया। इतने में हम पहुंच गए। मैंने जब कुल्हाड़ी अंदर की तो आलिम ने मरने या मारने का फैसला कर लिया। उसने मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। उसने हमें सुनाया कि उसने ये तय कर लिया था कि अब मरूंगा या मार दूंगा, लेकिन हमने उसे फिर निकाल लिया और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। आलिम ने ये रकम अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए चोरी की थी। उसकी उम्र 9 साल थी जब उसका बाप मर गया। बाप गरीब आदमी था। उसकी एक गाय और एक गधी थी जिन्हें वो हल के साथ जोता करता था। वो दूसरों के खेतों में बटाई पर काम करता था। अकेला आदमी एक हल से कितनी जमीनें काश्त कर सकता था। किसी ने उसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी 1.5-2 एकड़ जमीन दे दी थी। वो मर गया। आलिम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसकी एक बहन भी थी जिसकी इस वक्त उम्र 14-15 साल थी। अच्छी शक्ल सूरत की लड़की थी। उसकी माँ ने पहले गाय और गधी बेची, फिर खाते पीते घरानों में काम करने लगी। इसकी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि लड़की जवान हो गई है, इसे कहीं ब्याह दे। लेकिन 1 साल बाद माँ भी मर गई। आलिम की उम्र 10 साल हो गई थी। उसकी परवरिश बहन के जिम्मे हो गई। उनका कोई और करीबी रिश्तेदार तो था नहीं। वो जमाना खुलूस और मोहब्बत का था, मगर लड़की जवान हो, खूबसूरत हो और दुनिया में वो बेआसरा रह जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नजरें फिर जाती हैं। आलिम की बहन ने माँ की जगह 2-3 घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो जमाना तालीम का नहीं था। आलिम अनपढ़ रहा, ये कोई ऐब नहीं था। वो दूसरों के मवेशी चराने लगा। बहन भाई जो माँ बाप की जिंदगी में प्यार की फिजा में बहुत खुश रहते थे, अब इस तरह रहने लगे कि सुबह के वक्त दोनों जुदा होते तो रात के वक्त एक दूसरे की शक्ल देखते।
खाने को उसे लोगों के घरों से साग मिल जाता है, लेकिन इसे कभी दूध का घूंट नसीब नहीं हुआ। इसे मर्द बनना है, इसके जिस्म में जान होनी चाहिए। ये सोचकर उसने एक गाय खरीद ली। आलिम की बहन ने गाय खरीद ली, लेकिन उधार खरीदी। उसे उम्मीद थी कि जिन घरों में वो काम करती है, वहां से थोड़े थोड़े पैसे लेकर साल 6 माह में कीमत अदा कर देगी। आलिम को बहन दूध पिलाने लगी। एक शाम आलिम घर आया तो वहां गांव का एक आदमी बैठा हुआ था। वो ऊंची जात का जमींदार था। गाय इसी से खरीदी गई थी। वो चारपाई पर बैठा था और आलिम की बहन जमीन पर। वो लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। आलिम घर में दाखिल हुआ तो इस आदमी ने, जिसका नाम हाशिम था, आलिम को सीने से लगा लिया और अपने साथ चारपाई पर बिठा लिया। उसने आलिम और उसकी बहन से बड़े प्यार से बातें की और जब वो जाने लगा तो लड़की ने इसे कहा कि राजा जी, जब से गाय लाई हूँ आपको एक पैसा नहीं दे सकी। मुझे कहीं से पैसे मिले नहीं। अगली ईद पर शायद रुपया 1.5 रुपया हाथ आ जाए। हाशिम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि पैसों का गम न करो। गाय यहाँ बंधी रहे चाहे मेरे घर में, एक ही बात है। पैसे की बात उस रोज करना जिस रोज मैं कहूँगा कि पैसे दो। वो चला गया। बहन भाई खुश थे कि इन्हें एक हमदर्द मिल गया है। 3-4 रोज बाद ही बहन ने आलिम को ये खुशखबरी सुनाई कि गाय की कीमत अदा करने का बंदोबस्त हो गया है और वो इस तरह कि वो हाशिम के घर कामकाज करा करेगी और गाय की कीमत इसी में अदा हो जाएगी। गांव में सबसे बड़ा काम ये होता था कि मवेशियों का गोबर इकट्ठा करके उपले बना देना और जब सूख जाएं तो इकट्ठे कर देना, बर्तन धोना, घर की औरत की मुट्ठी चापी और दही पिलौना। हाशिम की बीवी बुद्धू और मोटी भद्दी सी औरत थी, ज्यादा वक्त लेटी रहती थी। आलिम की बहन वहां गई तो इस औरत ने सारा घर उसके हवाले कर दिया और थोड़े ही दिनों बाद पता चला कि इस औरत ने अपना खामिद भी इस लड़की के हवाले कर दिया है। गर्मियों की दोपहर हाशिम की बीवी अंदर सो जाती और हाशिम आलिम की बहन को अपने कमरे में बुला लेता। ये कमरा सहन से आगे डेवड़ी के साथ था। वो इससे मुट्ठी चापी कराता। लड़की सादगी से उसका सर और टांगे दबाती रहती। लड़की ने कुछ अरसे बाद जो वाकया बताया वो इस तरह हुआ कि एक रोज वो दोपहर में हाशिम के पलंग पर बैठी उसका बाजू दबा रही थी कि इसे ऊँघ आ गई और वो वहीं पायंती पर लुढ़क गई। हाशिम भी उसी पलंग पर था। कुछ देर बाद जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि उसने उसके साथ कोई भी गैर इखलाकी हरकत नहीं की थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि हाशिम नेक आदमी है। उस वक्त तक लड़की 17-18 साल की हो चुकी थी। 2 रोज बाद और फिर 2 रोज बाद 2 दफा ऐसे ही हुआ कि लड़की नींद से मजबूर होकर उसकी पायंती पे ढलक जाती थी और हाशिम कोई नाजेबा हरकत नहीं करता था। इससे उसे कोई भी शक नहीं हुआ। आलिम को तो इसके मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं था। वो तो गाय का दूध पी रहा था और कुछ दूध बच रहता जिसे वो जमा कर मक्खन निकाल लेते थे। जिस रोज आलिम हमें मिला इससे 10-12 रोज पहले का वाकया है कि आलिम गांव से कुछ दूर दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था। मवेशी भी इधर उधर साए में बैठ गए थे। गांव के 2 लड़कों ने उसे जगाया और बताया कि तुम्हारी बहन ने मालूम नहीं क्या किया है और हाशिम उसे मार रहा है और औरतें तुम्हारी बहन को गालियां दे रही हैं। आलिम बहुत ही तेज दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गांव के तमाम आदमी और औरतें बाहर निकल आए थे। हाशिम ने उसकी बहन को बाजू से पकड़ा हुआ था और 2 औरतें लड़की को थप्पड़ और घूंसे मार रही थीं। बाकी औरतें गालियां बक रही थीं। आलिम के हाथ में डंडा था। उसने गुस्से से पागल होकर अपनी बहन को मारने वाली एक औरत की पीठ पर डंडा मारा। पीछे से किसी ने उसके कान पर ऐसा थप्पड़ जमाया कि आलिम त्योरा कर गिरा। फिर इसे किसी ने उठते नहीं देखा। इसे मार मार कर बेहोशी तक पहुंचा दिया गया। इसे हर थप्पड़, घूंसे और लात के साथ एक ही आवाज सुनाई देती थी, और मारो कमीज़ात को, हमारा झूठा खाकर हम पर ही हाथ उठाता है। और औरतें चुड़ैलों की तरह चीख रही थीं, जान से मार दो इस हरामखोर लड़की को, ऊंची जात के मर्दों को बहकाती है। बहन भाई किस तरह अपने घर पहुंचे। घर में उन्होंने एक दूसरे को किस तरह देखा, किस तरह बहलाया और एक दूसरे के गले लगकर किस तरह रोए। ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा है। आलिम को तो कुछ पता ही नहीं था कि असल वाकया क्या हुआ था। इसे बाद में पता चला कि इसकी बहन दोपहर में इसी तरीके से उसके हाथ पांव दबा रही थी कि उसको ऊँघ आ गई, क्योंकि वो सारे दिन काम किया करती थी तो उसको ऊँघ आ गई और वो उसी तरह उसकी पायंती पर ढलक गई। उस दिन उसकी वो बीवी जो दूसरे कमरे में सोई रहती थी, बदबख्ती ये हुई कि वो सहन में निकल आई। इधर हाशिम ने पहली बार ये हरकत की कि सोई हुई लड़की पर दस्त दराजी की कोशिश की। लड़की की आंख खुल गई, वो घबरा गई और उसने कोशिशें शुरू कर दी मज़ाहमत की। हाशिम पर शैतान सवार हो चुका था। वो इसे छोड़ नहीं रहा था।
लड़की ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया और वो उठ रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। हाशिम ने अपनी बीवी को देख लिया। उसने आलिम की बहन को जोर से धक्का दिया और गाली देकर कहा, कमीन की बच्ची, तेरी ये जुर्रत कि मेरे साथ ये हरकतें कर रही है। तुझे नापाक करना था ही तो तुझे अपनी जात का कोई और नहीं मिला। वो गुस्से से उठा और बीवी से कहा कि मार जूते इस कुतिया को, बाहर ले चल इसे। मेरी आंख लग गई तो ये मेरे साथ ये हरकतें कर रही थी। फिर कयामत आ गई। इस कयामत में नीच जात की कौन सुनता था। सबने कहा कि नीच लड़की ने ऊंची जात के मर्द को बरगलाने की कोशिश की है। 2 रोज तो बहन भाई बाहर ही ना निकले। शाम को हाशिम उनके घर गया। आलिम जानता था कि बच्चा है 12-13 साल का, लेकिन वो बहुत कुछ समझता था। इसे भी अपनी बहन पर शक था कि उसने ऐसी हरकत की होगी। हाशिम उनके घर में दाखिल हुआ तो आलिम सहन में था। इससे हाशिम ने पूछा कि बहन कहाँ है। उसने बताया कि अंदर है। हाशिम अंदर चला गया। आलिम की बहन इस पर बरस पड़ी। आलिम दरवाजे में जा खड़ा हुआ। वो हैरान था कि हाशिम खामोश था और उसकी बहन उस पर बराबर चिल्लाई जा रही थी। मेरे साथ मस्जिद में खड़ा होकर कहे कि मैं तेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही थी या तूने की थी। तू राजा बना फिरता है, अगले जहान में खुदा को क्या जवाब देगा। चल मस्जिद में और 4 आदमियों के सामने मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाऊंगी कि तू पापी है और तूने मेरे साथ दस्तराजी की कोशिश की है, बदनीयती की है। हाशिम आहिस्ता आहिस्ता उसे कह रहा था, अच्छा मैं ही गुनहगार सही, अब चुप हो जा, जो हुआ सो हुआ, मैं संभाल लूंगा। ये मामला देखकर आलिम का शक रफे हो गया। उसका खून खोला मगर वो बच्चा था और कमीन जात का यतीम बच्चा। जिस्म अभी तक उसका दर्द कर रहा था, वो कुछ भी न बोला। उसकी बहन वाही तबाही बकती रही। हाशिम उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता रहा। आखिर उसका राजापन जाग उठा। उसने लड़की को धमकी दी कि उसने जबान खोली तो वो इसे अगवा या कत्ल करा देगा। फिर उसने कहा कि गाय के पैसे दो वरना सारे गांव में बेइज्जती करूंगा। आलिम ने उसे कहा कि तुम अपनी गाय ले जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाशिम ने उसे 3-4 गालियां देकर कहा, इतना अरसा जो दूध मक्खन निगलते रहे हो, इसका हिसाब तुम्हारा बाप चुकाएगा। ये कहते कहते वो बाहर निकल गया। बाहर 3-4 आदमी खड़े थे। उन्हें सुनाने के लिए हाशिम ने कहा कि अब नीच जात गाय के पैसे दबाना चाहती है। अंदर पैसे रखे हुए हैं, मालूम नहीं बदकार किससे लेती है पैसे। बहन भाई कलेजा थाम के रह गए। वहां से आलिम का दिमाग फिर गया। गरीब का बच्चा किसी की गर्दन तो काट नहीं सकता था, जेब काट लिया करता है। उसने तरकीब सोच ली। वो गांव के जो मवेशी बाहर ले जाया करता था उसमें हाशिम के मवेशी भी होते थे। उन्हें ले जाने और वापस लाने के लिए वो हाशिम के घर जाया करता था। उसकी बहन तो अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसे मालूम था कि अब उसे किसी घर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आलिम को मालूम था कि हाशिम की बीवी बहुत काहिल है, अपने हाथों पानी भी नहीं पीती। उसने जो तरकीब सोची थी उसके मुताबिक उसने इस औरत के घर के भी कुछ काम करने शुरू कर दिए। एक रोज ये औरत सहन में लेटी हुई थी। आलिम इसकी एक भैंस को वापस लाया और खुल्ली से बांध दिया। हाशिम की बीवी ने उससे कहा कि अंदर जाओ थोड़ा सा गुड़ निकाल लाओ। उसने उसे बताया कि कमरे के कोने में ऊपर नीचे 4 हांडियां रखी हुई हैं, ऊपर से दूसरी में गुड़ है। इस गुड़ में इस औरत ने बादाम और नारियल वगैरह मिलाया हुआ था। आलिम ने एक हांडी उठाई तो नीचे वाली में गुड़ था। उसने गुड़ का एक ढेला अपनी चादर में उलझ लिया और एक हाथ में ले लिया। उसने ये हांडी भी उठाई। अक्सर औरतें इस किस्म के बर्तनों में पैसे रखा करती थीं ताकि चोरी डाका पड़े तो किसी को शक न हो कि पैसे हांडी में रखे हुए हैं। आलिम ने तीसरी हांडी देखी तो उसमें 11 रुपए के सिक्के और एक 5 का नोट पड़ा देखा। उसने जल्दी जल्दी से ये रकम अपनी चादर का पल्लू खोलकर बांध ली। ऊपर कुर्ता था। उसने गुड़ का ढेला हाशिम की बीवी को दिया और बाहर निकल गया। उसने कभी चोरी नहीं की थी, ये उसकी इंतकामी कार्रवाई थी। वो बच्चा था इसलिए आगे की न सोच सका। उसने ये सोचा था कि चोरी करके हाशिम को 15 रुपए दे देगा। उसे ये तवक्को ही नहीं थी कि चोरी इतनी आसानी से हो जाएगी। वो अचानक हो गई। अब उसका दिमाग सोचने से मासूर हो गया। वो यही कुछ सोच सका कि वो 2-3 रोज रकम छुपाए रखेगा और हाशिम को दे देगा कि ये लो गाय की कीमत। उसने बहन को बताया। बहन ने इसे बहुत गालियां दी और कहा कि ये पैसे वहीं रखाओ। उसने उसे ये तरीका भी बताया कि हाशिम की बीवी से जाकर गुड़ मांगो। वो काहिल औरत है, कहेगी कि अंदर से जाकर ले लो, फिर तुम अंदर जाकर ये रकम वहीं रख देना जहां से उठाई थी। मगर आलिम डरता था कि पकड़ा जाएगा और वो इंतकाम भी लेना चाहता था। वो न माना। बहन ने उसे डराया और कहा कि चोरी तो पकड़ी ही जाएगी, फिर लोग तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। मुझ पर लोग पहले ही बड़ा गलीज इल्जाम लगा चुके हैं, अब वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आलिम सोच में पड़ गया।
वो पैसे वापस नहीं करना चाहता था। सोच सोच कर उसने बहन से कहा, सुनो जीजू, मैं मर्द हूँ, तुम औरत हो, मेरी इज्जत हो, मैं पैसे वापस नहीं करूँगा, तुम्हें इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत की कसम खाता हूँ कि तुम्हें इज्जत की जिंदगी दूंगा, तुम्हें इज्जतदार घर बना कर दूंगा या अपने हाथों कब्र में उतार दूंगा। आलिम आज तक हैरान के इस कच्ची उम्र में ऐसे सख्त अल्फाज इसकी जबान से किस ताकत ने कहलवाए थे। वो कहता है कि उसने बकवास नहीं की थी, सीने से एक उबाल उठा था और ये लफ्ज मुंह से निकल गए। और फिर किसी ने मुझे कहा कि आलमे, अब तुम मर्द बनकर दिखाओ और जबान का बोल पूरा करके दिखाओ। इससे थोड़ी देर बाद का वाकया है कि आलिम की बहन बाहर निकली तो इसे हाशिम आता नजर आया। उसके साथ उसकी बीवी और एक और आदमी भी था। हाशिम के हाथ में डंडा था। उसने दूर से गाली दी और कहा, बाहर निकाल इस डाकू को। चोरी पकड़ी गई थी। बहन दौड़कर अंदर आई। आलिम से कहा कि बदबख्त वो आ रहे हैं, इन्हें पता चल गया है। आलिम ने खुले दरवाजे से देखा कि हाशिम, उसकी बीवी और एक आदमी तेज तेज चलते आ रहे थे। उसने बहन से कहा कि जीजू, अल्लाह बेली, तुम्हें लेने आऊंगा, अपनी इज्जत संभाल कर रखना। वो पहलू की दीवार पर चढ़ा, वहां से छत पर गया। वहां से उसने बाजू फैलाकर हाशिम को ललकार कर कहा, हाशमे, मर्द हो तो मेरी बहन को हाथ न लगाना, आओ मुझे पकड़ो, तुम्हारी रकम मेरे पास है, मैं मर्द हूँ। उसने पिछवाड़े से छलांग लगाई और पेशतर इसके कि लोग घूमकर पहुंचते आलिम बहुत दूर निकल गया था। आलिम ने हमें ये वारदात सुनाई तो उसके आंसू निकल आए। हमें इस पर बहुत तरस आया और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इसकी बहन पीछे अकेली रह गई है। इसका वो लोग पता नहीं क्या हाल करते होंगे। हम जवानी के जोश में आकर ये कर सकते थे कि 3-4 आदमी इसके गांव जाकर लड़की को निकाल लाते, लेकिन उस जमाने में इसके नताइज बहुत ही खतरनाक होते थे। बात खून खराबे और खानदानी अदावत तक पहुंच जाती थी। फिर भी हम आपस में सुलह मशवरा करने लगे कि उसकी बहन को वहां से किस तरह निकाला जाए। आलिम ने कहा, मैं सारी उम्र उस शख्स की खिदमत करता रहूंगा जो मेरी बहन को वहां से ले आएगा। हम मजबूर थे, लेकिन इस मसले को जहन से निकाला नहीं। आलिम को मैंने अपने घर रख लिया, उसे अच्छे कपड़े, रहने को अच्छी जगह और काम मामूली सा दिया, लेकिन वह हर वक्त बेचैन रहता था। मैंने उसे रोते भी देखा। मैं उसे तसल्ली दिलासा देता था तो वो मेरी मिन्नत करता था कि उसकी बहन को लाने में उसकी मदद करूं। मैं झूठा सच्चा वादा कर देता था। वो कहता था कि मैं दिन के वक्त गांव में दाखिल नहीं हो सकता, वरना वो लोग मुझे मारेंगे और थाने छोड़ आएंगे। वो ये अल्फाज तो दिन में 10 बार कहता था कि मैं अपनी बहन को इज्जतदार घर में बसाऊंगा या इसे अपने हाथों कब्र में उतार दूंगा। इसे हमारे गांव में आए हुए 7वां या शायद 8वां रोज था कि सुबह उठे तो आलिम गायब था। उसके साथ ही मेरी कुल्हाड़ी और हमारी घोड़ी भी गायब थी। मेरे दिल में पहला ख्याल यह आया कि आलिम अपनी बहन को लेने चला गया है, लिहाजा आलिम भी मरा और घोड़ी भी हमेशा के लिए गई। 13 साल की उम्र का बच्चा ये काम नहीं कर सकता था। हम जानते थे कि वो दिन के वक्त गांव में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि लोग उसे पकड़कर मारते भी और घोड़ी भी छीन लेते। मुझे डर था कि उसने दिन के वक्त गांव में जाने की दिलेरी की तो मारा जाएगा। मेरे वालिद साहब और वालदा को पता चला तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा कि मैंने एक चोर उचक्के को घर में रखकर घोड़ी गंवा दी है। गांव वालों को पता चला तो उन्होंने भी तरह तरह की बातें की। आलिम को तो सभी चोर कहते थे और ये भी कहते थे कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जेवर और नकदी नहीं ले गया। लेकिन आलिम को चोर कहने को मेरा दिल नहीं मानता था। अलबत्ता मैं सोचकर शक में पड़ जाता था कि आलिम ने घोड़ी कितनी उस्तादी से बाहर निकाली है कि किसी को खबर तक न हुई। हम सब अंदर सोए हुए थे। घोड़ी की जीन वो नहीं ले गया था, वो अंदर थी। घोड़ी पर रात को हम कंबल डाल दिया करते थे और एक तंग मवेशियों के कमरे में लटका रहता था, वो गायब था। आलिम ने यही किया होगा कि घोड़ी का कंबल तय करके पीठ पर डाल लिया होगा और लगाम की जगह रस्सा था। लेकिन हमारी घोड़ी को लगाम की जरूरत नहीं थी, बड़ी शरीफ घोड़ी थी। इससे मुझे शक होता था कि आलिम उस्ताद है और वो शरीफ लड़का नहीं। ये सोचकर फिर ख्याल आ जाता कि नहीं, आलिम चोर नहीं, वो हमारी मर्दानगी पर लानत भेजकर बहन को लेने चला गया है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि घोड़े निकालो और उसे तलाश करो, हर तरफ निकल जाओ। घोड़ी जीन और लगाम के बगैर गई है और ले जाने वाला बच्चा है, दूर नहीं गया होगा। अल्लाह ने मेरे 2 दोस्तों को अकल दी। उन्होंने ये मशवरा दिया कि हम सब शिकारी दोस्त कुत्ते साथ ले जाते हैं, घोड़ी का खुरा देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। मुझे ये मशवरा पसंद आ गया। मेरे 4 कुत्ते थे, अपनी घोड़ी की बू से वाकिफ भी थे। हमारे बुजुर्गों को भी ये तजवीज़ पसंद आ गई। हमने कुत्ते खोले और गांव से निकल गए। दोस्तों ने पूछा कि किधर चलें। मैंने इन्हें कहा कि आलिम के गांव का रुख करो,
वो और कहीं नहीं जा सकता। हम उधर को चल पड़े। खेतों में फसल खड़े थे, मेंढ पके हुए थे, इसलिए घोड़ी का खुरा न मिल सका। थोड़े आगे गए तो खुरा नजर आ गया। मेरा कुत्ता भूगीर था और बहुत सियाना था। मैंने उसका मुंह पकड़कर घोड़ी के पांव के निशान पर झुकाया। कुत्ते ने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारा किया तो वो नाक लगाकर जमीन से सूंघता रहा और फिर दौड़ता चला गया और हम उसके साथ हो लिए। आगे कंकरों वाली जमीन आ गई, फिर एक नाला आ गया। कंकरों पर निशान मध्यम थे और कभी शक होता था कि निशान नहीं है। भूगीर कुत्तों ने बहुत मदद की और वो हमें नाले में से गुजार कर आगे ले गए। कुत्तों ने हमारी बहुत मदद की। अचानक चलते चलते एक जगह मोड़ से हम आगे निकले तो आगे हमारी घोड़ी खड़ी थी। आलिम कुल्हाड़ी तान कर खड़ा था और कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। हमने कुत्तों को बुलाया तो वो खामोश हो गए, लेकिन आलिम इसी तरह खड़ा रहा। मैंने से कहा, आलमे इधर आओ। उसने कुल्हाड़ी दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए कहा कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा, तुम वहीं खड़े रहो। मैं तुम्हारी घोड़ी का चोर हूँ। पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं तो मारा ही जाऊंगा, लेकिन 2-3 को साथ लेके मरूंगा। मैंने उसे कहा कि तुम बात करो, हम तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। उस वक्त मैंने आलिम में ये तब्दीली देखी कि वो जब हमारे साथ था तो बात करता था और रो पड़ता था। मिन्नत समाजत के लहजे में बात करता था, मगर अब उसका लहजा बड़ा सख्त था। वो 13 साल का बच्चा लगता ही नहीं था। आवाज बड़ी सख्त और फैसले वाली थी। वो पूरा मर्द बन गया था। हम उससे जरा दूर खड़े रहे। उसने घोड़े की रस्सी अपने बाजू के साथ लपेटी हुई थी और कुल्हाड़ी आगे कर रखी थी। उसने जब बातें शुरू की तो हमारी मर्दानगी हिल गई। उसने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की, कोई कसम नहीं खाई। बस लहजे से ये पता चलता था कि उसका हर लफ्ज उसके दिल से निकल रहा है। तुम इतने सारे आदमी, 20 कुत्ते साथ लिए एक बच्चे को घेर कर खड़े हो और समझते हो कि तुम जवान हो। उसने कहा, तुम सब बेगैरत हो, तुम सब हिजड़े हो, किसी गरीब की तुम मदद नहीं कर सकते। तुम में अगर गैरत होती तो एक गरीब बच्चे और उसकी बहन की मदद करते, मगर तुम्हारी जातें ऊंची हैं। तुम नीच जात की लड़की को गंदा कर सकते हो, उसे पलीत कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे वो वक्त आज भी नहीं भूला जब 13 साल की उम्र का कमजोर बच्चा इतने सारे जवानों को शर्मसार कर रहा था। खुदा की कसम, हमारी रगों में खून जम गया। हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके मुंह की तरफ देखें। मैंने तुम्हारी घोड़ी चोरी की है, वो कह रहा था। अपना काम करके घोड़ी वापस कर दूंगा। अगर घोड़ी किसी ने छीन ली तो पैसे दे दूंगा, डाका डालूंगा, चोरी करूंगा और घोड़ी की दुगनी कीमत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, बेवकूफ के बच्चे, घोड़ी से करोगे क्या? मैं तुमसे घोड़ी वापस नहीं मांगूंगा, मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। उसने जवाब दिया, मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छी तरह सुन लो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं दिन के वक्त गांव नहीं जा सकता, वरना पकड़ा जाऊंगा, और अगर घोड़ी लेकर गया तो वो घोड़ी छीन लेंगे। मैं शाम तक यहाँ छुपा रहूंगा, अंधेरे में अपने गांव जाऊंगा, घोड़ी बाहर रखूंगा, अंदर जाकर बहन को लाऊंगा और घोड़ी पर बिठाकर तुम्हारे गांव ले आऊंगा। मेरा और कोई ठिकाना नहीं। अगर तुम्हें शर्म और गैरत हुई तो मेरी बहन के सर पर हाथ रख लोगे। अगर तुमने कहा कि इस गांव में तुम्हारी कोई जगह नहीं तो इसी कुल्हाड़ी से अपनी बहन का सर खोल दूंगा, उसे अपने हाथों कब्र में उतार दूंगा और फांसी चढ़ने के लिए थाने चला जाऊंगा। तुम और कुछ ना करो, मुझे घोड़ी ले जाने दो, मुझे चोर ना समझो। तुम हैरान होते होगे कि 13 साल की उम्र के बच्चे ने ऐसी पक्की बातें कैसे कर ली। तुम्हें मालूम नहीं कि वो जमाना कैसा था। वो मर्दानगी का जमाना था। फिर ये भी था कि आलिम पर जुल्म हुआ था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो भड़क उठा था। हालात ने उसे जवान मर्द बना दिया था और जब उसने हमें बेगैरत कहा तो हमारी गैरत जाग उठी। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि घोड़ी कुर्बान कर दो, हम इसका साथ नहीं दे सकते, इसकी ये मदद करेंगे कि घोड़ी ले जाए, आगे इसकी किस्मत। मैं खुद यही चाहता था। मेरे हाथ में एक डंडा था जिसके आगे बर्छी की तरह लोहे की नोक थी। मैंने ये बर्छी फेंक दी और आलिम के करीब गया। इसे आहिस्ता से कहा, जा आलमे, हम तुम्हें रात को रास्ते में यहीं मिलेंगे। उसके आंसू निकल आए। मेरे दोस्त भी आगे आ गए। हमने एक स्कीम बना ली। आलिम बहुत खुश हुआ। हमारे पास रोटी थी, आलिम को भी खिलाई, खुद भी खाई और वापस आ गए। अपने गांव पहुंचे तो सूरज गुरूब होने में थोड़ी सी देर बाकी थी। हमने सबको बताया कि घोड़ी नहीं मिली और हमने सबको ये भी बता दिया कि घोड़ी वापस आ जाएगी, आलिम भी वापस आ जाएगा। बहुत से लोगों को आलिम का किस्सा मालूम नहीं था। मैंने सबको ये किस्सा सुनाया और कहा कि वो शायद हमारे भरोसे पर अपनी बहन को लेने गया है। अब ये होगा कि वो बहन को लेके आ जाएगा या घोड़ी समेत हमेशा के लिए गया।
किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। हर कोई अपनी अकल और नीयत के मुताबिक बात करता रहा। हम आलिम और घोड़ी को देख आए हैं और हम कुछ और भी करने वाले हैं, ये हमने किसी पे जाहिर नहीं किया। गांव वालों को हमने बहुत हद तक तैयार कर लिया कि आलिम अपनी बहन को ले आए तो इसे पनाह दे देंगे। हम उस रात को मैं आज तक नहीं भूला और जब तक जिंदा हूँ नहीं भूल सकूंगा। मेरा एक और दोस्त भी मेरे साथ था, खुदादाद। हमारे हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं, पगड़ियाँ सरों और चेहरों पर लपेट रखी थीं। हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये रात हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है या हम जिंदा वापस आ जाएंगे। हम गांव से बहुत दूर चले गए थे। रात का पहला पहर था, लोग जल्दी सो जाया करते थे। सब सो गए तो मैं चोरों की तरह घर से निकला। उधर से खुदादाद आ गया। हमने आलिम को बता दिया था कि वो आधी रात तक अपने गांव से ज़रा दूर इंतज़ार करे, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन गांव के अंदर नहीं जाएंगे। हमने उसे रास्ता भी बता दिया था और कहा था कि अगर हमें देर हो जाए और वो अपना काम कर गुजरे तो फलां रास्ते से आए, हम उसे मिल जाएंगे। हम बहुत तेज चलते गए थे, रात अंधेरी थी। ये मेरी जिंदगी का बड़ा ही सख्त इम्तहान था। हमने आलिम का गांव पहले नहीं देखा था। उसने रास्ता और निशानियां बता दी थीं। फासला 15 मील से ज़रा ज़्यादा ही होगा। हम उस गांव के करीब पहुंचने वाले थे। ये ज़रा खुला और मैदानी इलाका था। अंधेरे में कोई गांव नजर नहीं आया। हमें घोड़े के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। घोड़ा हमारी तरफ आ रहा था। हम एक ऊंचे खेत की मुंडेर के साथ बैठ गए। घोड़ा आ रहा था, फिर वो हमें ज़रा ज़रा सा नजर आने लगा और जब वो करीब से गुजरा तो हमने देखा कि उस पर एक लड़का और पीछे से बड़े कद की औरत सवार थी। घोड़ा न चल रहा था और न ही दौड़ रहा था। मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, आलमा। घोड़ा रुक गया। मैं और खुदादाद उस तक गए। वो आलिम था, उसके पीछे उसकी बहन थी और घोड़ी वही थी। आलिम घोड़ी से उतरने लगा तो मैंने उसे कहा कि वो ना उतरे, हम पैदल चलेंगे, लेकिन वो उतर आया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने पूछा। एक आदमी को उल्टा कराया हूँ, मालूम नहीं कौन था, उसने कहा। जल्दी निकलो यहाँ से। मेरे कहने के बावजूद आलिम घोड़ी पर सवार न हुआ। उसने रस्सी पकड़ ली और चल पड़ा। मैं और खुदादाद पीछे रहे और बार बार पीछे देखते रहे। कभी रुककर कान पीछे की आवाज़ों पर लगा लेते, लेकिन पीछे कोई ललकार और कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने आलिम को उठाकर घोड़ी पर उसकी बहन के आगे बिठा दिया, रस्सी अपने हाथ में ले ली और खुदादाद से कहा कि थोड़ी दूर तक दौड़ाएं तो अच्छा रहेगा। हम दौड़ पड़े। आलिम से कहा कि ज़रा मजबूती से बैठे रहना। जीन तो थी नहीं, घोड़ी की पीठ पर कंबल था और रकाबें भी नहीं थीं। हमने बहुत सारा फासला दौड़ते तय कर लिया। रास्ते में मैंने आलिम को समझा दिया कि वो किसी को यह न बताए कि मैं और खुदादाद यहाँ तक आए थे। हमारे दिल साफ थे। एक लड़की की इज्जत बचाने गए थे, इसलिए खुदा ने इज्जत रख ली। गांव में अभी कोई नहीं जागा था। जब हम गांव घर तक पहुंचे, खुदादाद अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि वो जिस तरह चोरी छुपे घर से निकला था, इसी तरह दाखिल भी हो गया। वो डेहरी में अकेला सोया करता था। मैंने आलिम को बाहर ठहराया और समझा दिया कि वो क्या करे। मैं चोरों की तरह अंदर गया, कुल्हाड़ी रखी, पगड़ी उतार दी और बिस्तर में लेट गया। थोड़ी देर मेरे बताने के मुताबिक आलिम ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। मैं नहीं उठा। मुझे मालूम था कि मेरे वालिद साहब उठेंगे और इसी तरह हुआ। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला। मैं भी उठा और आंखें मलता हुआ बाहर चला गया। पूछा, कौन है? आलिम घोड़ी से उतर आया था। उसने मेरे वालिद साहब के पाँव पकड़ लिए और कहा कि मुझे चोर कह लें, सज़ा दे लें। यह है मेरी बहन और यह है आपकी घोड़ी। बहन की इज्जत की खातिर घोड़ी चोरी की थी। अल्लाह के सिवा हमारा और कोई नहीं। वालिद साहब ने इसे कहा कि बहन को उतार कर अंदर ले जाओ और घोड़ी वहीं बांध दो। आलिम और उसकी बहन अंदर चले गए तो वालिद साहब ने मुझे कहा, तुम ठीक कहते थे, ये मुझे भी मजलूम ही नजर आते हैं। सुबह के वक्त मैंने आलिम की बहन को देखा। खुदा ने उसे बहुत हुस्न दिया था। बाज़ गरीबों और बेकसों पर खुदा ये जुल्म करता है कि उन्हें हुस्न दे देता है। यही बदबख्ती इस लड़की की थी। क्या कदबुत और क्या शक्ल सूरत थी। मेरी माँ को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। उसने लड़की के सर पर हाथ रख दिया। आलिम ने सुनाया कि वो आधी रात से बहुत पहले अपने गांव के करीब पहुंच गया था। उसने हमारा इंतज़ार किया, लेकिन बच्चा था, जल्दी बेचैन हो गया। उसने घोड़ी गांव के करीब एक दरख्त से बांध दी और कुल्हाड़ी लेकर अपने मकान के पहलू की दीवार से अंदर गया। गांव में सब सो रहे थे। वहाँ रखवाली वाला कुत्ता भी नहीं था। उसके मकान का जो एक ही कमरा था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर उसे अंदर से अपनी बहन की सख्त डरी हुई आवाज़ सुनाई दी, इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अल्लाह के वास्ते तुम जो कोई भी हो चले जाओ, मैं पहले ही बहुत बदनाम हूँ। आलिम ने उसे कहा कि जीजू, मैं आलमा हूँ, जल्दी उठो।
दरवाज़ा खुला। आलिम को मालूम था कि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो साथ ले जाने के काबिल हो। वो सहन के दरवाजे से बाहर निकले और गांव से निकल गए। उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज़ आई, ठहरो, ओए, कौन हो? आलिम ने अच्छा किया कि भागा नहीं, वरना वो पकड़े जाते। वो रुक गया। बहन को उसने कहा कि वो आगे निकल जाए। उस आदमी ने करीब आकर पूछा कि ओए, कौन है तू? उस आदमी के पास लाठी थी। उसने जीजू को दूर जाते देखा तो उसे कहा कि ओए, ठहर जा तू भी। आलिम के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने बड़ी ही तेजी से कुल्हाड़ी का भरपूर वार इस आदमी के सर पर किया। वो कहता है कि कुल्हाड़ी ने इसका माथा और सर चीर दिया था। वो आदमी एक ही बार से गिर पड़ा। इसकी आवाज़ भी ना निकली। आलिम बहन की तरफ दौड़ा। दोनों घोड़ों तक पहुंचे और कूदकर सवार हो गए। आगे हम मिल गए। मेरे गांव के बुजुर्गों और बड़ी औरतों ने आलिम और जीजू को कबूल कर लिया। खतरा था कि आलिम एक आदमी को कत्ल कर आया है, पुलिस ना आ जाए। लेकिन बहुत दिन गुजर गए, पुलिस ना आई। अगर पुलिस आ भी जाती तो गांव के लोग आलिम को बचाने के लिए तैयार थे। मगर अल्लाह ने करम किया। गांव में किसी को भी पता न चल सका कि मैं और खुदादाद आलिम की मदद के लिए गए थे। बहरहाल बहन भाई मेरे घर रहने लगे। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म न हुई। आलिम ने हमारे मवेशी संभाल लिए और जीजू घर का काम करने लगी। ये लड़की चुप चुप रहती थी, कभी कभी रोती भी थी। कहती थी कि माँ बाप बहुत याद आते हैं, अल्लाह मेरी माँ को बहिश्त अता करे। जीजू की इतनी दिलजोई करती थी कि थोड़े अरसे में ही वो अपनी माँ को भूल गई। और जीजू ने घर का काम इस तरह संभाला कि मेरी माँ घर का कामकाज ही भूल गई। आलिम नीच ज़ात का तो ज़रूर था, लेकिन उसका इखलाक बहुत ऊंचा था। हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उसे या उसकी बहन को कभी ये कहना पड़े कि फला काम रह गया है या फला काम वक्त पर नहीं हुआ। पैसे भी इनके हाथ में आने जाने लगे। उन्होंने कभी एक पैसे की भी खयानत न की। 3 महीने गुजरे होंगे कि एक रोज़ आलिम दौड़ता हुआ मेरे वालिद साहब के पास आया। वो गांव से थोड़ी दूर शायद मवेशियों को ले गया था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया कि इसके गांव के 2 आदमी जा रहे थे। आलिम उनके रास्ते में था। उन्हें देखकर वो गांव की तरफ दौड़ पड़ा और वो दोनों आदमी उसके पीछे आ गए हैं। वालिद साहब बाहर निकले। मैं उनके साथ था। वो आदमी गांव में आ गए और वालिद साहब से मिले, इन्हें बिठाया। वालिद साहब ने मुझे भेजकर गांव के 3-4 और बुजुर्गों को भी बुला लिया। उन्हें मालूम था कि ये आदमी क्या बात करेंगे। बुजुर्ग आ गए तो इन आदमियों ने कहा कि हम इस लड़के को साथ ले जाएंगे। ये हमारे गांव का कमीन है, वहां से चोरी करके भाग आया है। इसकी बहन किसी के साथ भाग गई है और उस रात हमारा एक आदमी कत्ल हो गया है। ये कत्ल उसी शख्स ने किया है जिसके साथ इसकी बहन गई है। पुलिस को अभी तक उसका खुरा खोज नहीं मिला। उन्होंने बताया कि हमारे आदमी की लाश बाहर पड़ी हुई थी और उसका सर कुल्हाड़ी से खुला हुआ था। मेरे वालिद साहब ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी रोज़ लड़की इन लोगों को हमारे गांव में नजर आ जाए और पुलिस उसे बरामद कर ले। इस तरह मामला ज़्यादा बिगड़ेगा। बेहतर यह है कि बात अभी ख़त्म कर दी जाए। ये सोचकर उन्होंने इन आदमियों से कहा कि इस लड़के की बहन यही है, वो अपने भाई के साथ आई थी। रहा तुम्हारे आदमी के कत्ल का किस्सा तो ज़रा अकल से काम लो। क्या ये छोटा सा लड़का इतने बड़े आदमी का सर कुल्हाड़ी से खोल सकता है? वालिद साहब को मालूम था कि उस आदमी को आलिम ने ही कत्ल किया है। आलिम खामोश खड़ा हुआ सुन रहा था और वो बहुत डरा हुआ था। अगर वो कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता तो सीधा फांसी के तख्ते पर जाता। मेरे वालिद साहब उसे साफ बचा रहे थे। उन आदमियों ने कहा कि लड़की को बुलाओ, कातिल के मुतालिक उसे ज़रूर मालूम होगा। वालिद साहब ने लड़की को सामने लाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि लड़की सामने आई तो वो तुम लोगों के सारे करतूत बयान करेगी कि एक यतीम और बेआसरा लड़की को तुमने अपनी बेटी नहीं समझा। वालिद साहब ने इन्हें बताया कि इनके गांव का हाशिम नाम का एक आदमी लड़की के साथ दस्तदराजी करता रहा है, वरना ये बहन भाई वहां से ना भागते। इन आदमियों ने धमकियां देनी शुरू कर दी। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि तुम लोग हमारे मेहमान हो, हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि अपने आदमी के खून का बदला लेना है तो मर्दों की तरह ललकार कर आओ, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो पुलिस को ले आओ। फिर हम देख लेंगे कि पुलिस या तुम इस लड़की और लड़के को किस तरह साथ ले जाते हो। इस तरह थोड़ी देर गर्मा गर्मी होती रही। फिर मामला ठंडा हो गया। हमने उन दोनों की खूब खातिर तवाज़ा की। उन्होंने बताया कि जो आदमी मारा गया है वो इनका कुछ नहीं लगता था, वो ज़ात का कुम्हार था। मालूम नहीं उसे कौन कत्ल कर गया है। चूँकि वो कुम्हार था इसलिए इन लोगों ने उसके कत्ल में कोई दिलचस्पी न ली। और दिलचस्पी न लेने की दूसरी वजह यह थी कि हमारे बुजुर्गों ने उनके कान खोलकर उन्हें समझा दिया था कि यहाँ उनकी कोई धमकी या कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। आलिम और जीजू उनके लगते भी तो कुछ नहीं थे कि वो इनकी वापसी पर जोर देते।
वो आदमी चले गए। हम चौकन्ना रहे कि वो लोग कोई गड़बड़ करेंगे, लेकिन वो चुप रहे और बात खत्म हो गई। आलम मवेशियों के साथ और खेती बाड़ी में लगा रहता था। उसने गांव के हर घर में अपनी हैसियत ऐसी बना ली थी कि ऊंची जात के बच्चों को भी डांट डपट दिया करता था। मेरे साथ उसका बहुत प्यार था। मेरे पास जब बैठता यही एक बात लेके बैठता कि अपनी बहन को एक मकान बनाकर दूंगा और उसे इज्जत से किसी अच्छे घर में ब्याऊंगा। वो कहा करता था कि ये मेरी कसम है, जो पूरी ना हुई तो मैं खुदा को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। ये तो उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी बहन की शादी उसकी जात के किसी गरीब आदमी से ही होगी। उसने कभी भी ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि वो बहन को किसी कमी कमीन के घर में नहीं देगा। एक दिन आलिम मेरे पास आया और कहने लगा कि राजा जी, मैं शहर न चला जाऊं? वहां नौकरी करूंगा, पैसे मिलेंगे और वहां मुझे कोई कमीन भी नहीं समझेगा। फिर मैं जीजू को ऐसे घर ब्याह दूंगा जो कमीन नहीं होगा और कमी कमीन नहीं उन्हें समझा जाएगा। मैं इसे समझाने लगा कि मेरे घर में और सारे गांव में सबसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत है। लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रहा था। कहता था कि वो शहर में नौकरी करना चाहता है। आलमे, तुम अनपढ़ हो, मैं भी अनपढ़ हूँ, मैंने उसे कहा, और हम लोग फौज के सिवा और कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। और तुम तो फौज की नौकरी भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी जात के लोगों को फौज में नहीं लेते। तुम गांव में रहो, देखो अल्लाह क्या करता है। वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, यहाँ मुझे कौन यकीन दिला सकता है कि मेरी बहन की इज्जत महफूज रहेगी। राजों राजपूतों की नीयत खराब होते हुए देर नहीं लगती। वो आज तुम्हारे घर में है तो मुझे तसल्ली है कि मैं उसे किसी अच्छी जगह ब्याह दूंगा। मालूम नहीं खामिद उसे किस घर की लौंडी बना दे। मुझे कोई रास्ता दिखाओ राजा जी। मैं बहन को इज्जतदार घर में बसाऊंगा या इसे कत्ल करके अपने हाथों दफन कर दूंगा और फांसी चढ़ जाऊंगा। मुझे तुम्हारे एहसान ने बांध लिया है। कहोगे तो सारी उम्र तुम्हारे कदमों में ही गुजार दूंगा, लेकिन तुम मेरी कसम पूरी नहीं कर सकते। बस यही गम खा रहा है। मैंने इसे समझा बुझाया। वो सच्ची बात कह रहा था, उसके खदशे भी सच्चे थे, लेकिन वो आखिर बच्चा था। मैं नहीं चाहता था कि वो जवान बहन को शहर ले जाए। मैंने उसे तसल्ली दी कि जीजू सारे गांव की इज्जत है। अब पता नहीं कि आलिम समझ गया या पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन बहरहाल चुप हो गया। इसी तरह 3 साल गुजर गए। 17 साल की उम्र में आलम 27 साल का जवान लगता था। उन दिनों पहली जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। हमारे गांव के बहुत से जवान फौज में थे। जंग शुरू हुई तो अंग्रेजों ने भर्ती तेज कर दी।